क्लियर है? तो इसमें आता है कि जैसे मुद्रा बाजार का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए, मुद्रा बाजार का बाजार कहाँ है, तो मुद्रा बाजार का बाजार बैंक होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जाएंगे तो एक सेंटेंस इसमें ना हो तो लिख लो पहले, लिखो बैंक्स आर मार्केट ऑफ, बैंक्स आर मार्केट ऑफ मनी। बैंक मुद्रा बाजार का बाजार होता है। बैंक्स आर मार्केट ऑफ मनी, बैंक मुद्रा बाजार का बाजार होते हैं। और इंडिया में जाएंगे तो जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम को मुख्य रूप से दो कानून से रेगुलेट किया जाता है। एक आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई का जो मुख्य कार्य है कि भाई आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो इस बैंकों के बैंक के रूप में इस कानून में लिखा हुआ है कि भारत में आरबीआई के द्वारा बैंकों को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। क्लियर है? ये लिखा हुआ है। दूसरा आरबीआई अधिनियम, दूसरा एक और सेपरेटली स्वतंत्रता के बाद एक कानून बनाया गया, वो था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखिएगा ये दो कानून बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसको हिंदी में बोलेंगे बैंकिंग विनियमन, बैंकिंग विनियमन कानून 1949। माने भारत में जितने भी बैंकों की स्थापना होती है ये सभी दो कानून के आधार पर किया जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस उसमें लिख चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे लिख चुके होंगे कि बैंकों को दो मुख्य रूप से दो कानून के आधार पर विनियमित किया जाता है। बैंक्स आर मेनली रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एक्ट्स। अगर कानून पहले लिख चुके हैं तो बाद में लिख दीजिए, बैंक्स आर मेनली रेगुलेटेड विद द यूज ऑफ दीज टू एक्ट्स। बैंक मुख्य रूप से इन दोनों कानूनों के आधार पर विनियमित होते हैं। कौन कौन सा? एक आरबीआई एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापित होते हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कार्य करते हैं। क्लियर है? इनके अलावा जाएंगे तो एक तीसरा और भी उसमें लिख लो, इनके अलावा बैंकों के मामले में अपार्ट फ्रॉम इट कंपनी एक्ट आल्सो, कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013, इनके अलावा कंपनी कानून 1956 तथा 2013 भी बैंकों के मामले में लागू है। अपार्ट फ्रॉम इट कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013 आल्सो अप्लाइड ऑन बैंक्स। याद रहेगा? क्लियर है? बैंकों के मामले में जैसे बैंक का जो कैपिटल अरेंजमेंट है, बैंक में मैनेजमेंट का काम होगा, ये सारे जो काम होंगे वो कंपनी एक्ट 19, बैंक का जो प्रॉफिट होगा, बैंक का जो शेयर बाजार में जाना आना होगा, ये सारा काम इस कानून के तहत होता है। क्योंकि बैंक एक तरह से अपने आप में एक कंपनी भी होती है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे वो एक प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के हो, या प्योरली प्राइवेट हो। जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, या आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बंधन बैंक है, ये सब के सब क्या है? प्राइवेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें सब में क्या है? सरकार और निजी दोनों के पैसे उसमें हैं, सरकार का डोमिनेंस है, अदरवाइज निजी का है। तो ये सारे काम जो शेयर भागीदारी वाली जितनी बात है, या कंपनी का जो भी प्रबंधन वाला काम है, मैनेजमेंट वाला काम है, वो इसके अनुसार होगा। कंपनी के जितने भी पैसे जैसे सीआरआर, एसएलआर, डबल आर, ट्रिपल आर, इस तरह की जो बातें होती है वो इसके अनुसार होती हैं। और फिर कैसे बैंक काम करेंगे, बैंकों का जो मॉनिटरिंग वगैरह होगा, बैंकों की स्थापना से जुड़े हुए, ये सारे इस कानून के तहत किए जाते हैं। तो अब यहां पे जाएंगे इंडिया में, ये तीनों कानून के तहत भारत में जो बैंक काम करते हैं, इन बैंकों के काम करने को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बैंकिंग डेवलपमेंट और दूसरा होता है बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकों का विकास क्रम, और दूसरा है बैंकों में सुधार। यही दो पार्ट में होगा ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का। तो बैंकों का विकास क्रम, ठीक है। तो इंडिया में जाएंगे तो सबसे पुराना, जब अंग्रेज भारत में आए तब से भारत में संगठित बैंकिंग प्रणाली की, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। और भारत का जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी 1773 में, 1773 के आसपास में, 1770 में स्थापित किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और उसके बाद से लेकर के लेटेस्ट जो बैंक है जो स्थापित हुआ भारत में, वो बंधन बैंक और दूसरा आईडीएफसी बैंक की स्थापना, आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, ये इनकी स्थापना की गई थी, जो लेटेस्ट 2015 में आकर के इनका स्थापना किया गया। तब से लेकर के, हाँ इस बीच में जरूर हुआ, कुछ सरकारी बैंकों को आपस में मर्ज भी किया गया, विलय भी किया गया। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 तक वो काम किए। 1 अप्रैल 2017 से कई सारे बैंकों का विलय भी किया गया, मर्जर भी उनका किया गया। ये जो है, तो उसमें लिख लो एक लाइन, एक सेंटेंस लिखो, द बैंकिंग डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। बैंकों का विकास क्रम, बैंकों के विकास क्रम को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बैंकिंग डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। एक लिख लो,
बैंकों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक, और दूसरा बैंकिंग सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म। और सेकेंड बैंकिंग रिफॉर्म्स। अब ये वाला फर्स्ट वाला लीजिए, बैंकों की स्थापना को इसको दो भाग में बांट दीजिए। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक के बैंक या पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, और दूसरा निजी क्षेत्र के बैंक के बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट निजी क्षेत्र के बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसको फिर से इसको तीन भागों में बांट दीजिए। एक राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। दूसरा एसबीआई का विकास क्रम, डेवलपमेंट ऑफ एसबीआई। और तीसरा आरबीआई नियंत्रित बैंकों का विकास क्रम, डेवलपमेंट ऑफ आरबीआई कंट्रोल्ड बैंक। और एक और चौथा भी हो जाएगा, अन्य, अदर। चार पार्ट में, एस्टैब्लिशमेंट या डेवलपमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट ऑफ एसबीआई, डेवलपमेंट ऑफ आरबीआई कंट्रोल्ड बैंक। ठीक है, डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट ऑफ एसबीआई, डेवलपमेंट ऑफ आरबीआई कंट्रोल्ड बैंक एंड अदर। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों का विकास क्रम, डेवलपमेंट ऑफ या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, तो फर्स्ट लिख दीजिए 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद 1865 इलाहाबाद बैंक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद बैंक। देखो 1865 में इलाहाबाद बैंक का हेड, दोनों बैंक कलकत्ता में ही था, इलाहाबाद बैंक भी कलकत्ता, और बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और फिर 1881 अवध कमर्शियल बैंक, OUDH, अवध कमर्शियल बैंक। अवध का होता है OUDH, अवध कमर्शियल बैंक। इसमें लिख लो, प्रथम संयुक्त उपक्रम का बैंक, फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन ज्वाइंट वेंचर, प्रथम संयुक्त उपक्रम का बैंक, फर्स्ट बैंक established in joint venture, फर्स्ट बैंक established in joint venture। उसके बाद 1894 PNB, कई लोग मिलाकर के, पहले क्या होता था, एक एक आदमी का बैंक होता था, जैसे मुकेश अंबानी का बैंक है, अनिल अंबानी का बैंक है, महेंद्र ये कुमार मंगलम बिरला का बैंक है। अब कई लोग मिलाकर के जब बैंक की स्थापना करेंगे तो उसको कहेंगे, तो एक्चुअली ब्रिटिश, जैसे भारत इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में जो डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद का विकास है, उसके कई फेजेज हैं ना। जैसे मान लो 1813 तक है, 1813 से 1860 तक है, 1860 के बाद है। तो 1813 तक अंग्रेजों का मेन फोकस क्या था कि भाई भारत से सामान खरीद करके और उसको महंगे दाम पर यूरोप में बेचना, और महंगे दाम पर यूरोप में बेच करके उससे पैसा कमाना, ये उनका मेन फोकस था।
और ईस्ट इंडिया कंपनी का यही काम था मुर्शिदाबाद से लेकर के या बाकी, क्योंकि उस जमाने में जाएंगे, इवन कहा जाए 1950 के पहले भी जाएंगे, तो जीवन में बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, एक चोर अगर घर में चोरी करने आता था तो उसको मैंने बहुत कुछ नहीं मिलता था, ज्वेलरी के अलावा गोल्ड भारत में हमेशा से रहा है, और गोल्ड हमेशा मैंने जैसे कहा जाए कि उपहार का भी एक महत्वपूर्ण विषय, और शादी सर्वाधिक मैंने विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार और जन्म संस्कार, ये 3 संस्कार सबसे फेमस संस्कार होते थे। जन्म संस्कार में भी कुछ ना कुछ, विवाह संस्कार सबसे ज्यादा रिच एक्टिविटीज होता था, और मृत्यु संस्कार में भी। तो देखेंगे तो जीवन में मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चोर अगर घर में आएगा तो अब इमेजिन करके देखो कि आज से 100-150 साल पहले उसको घर में क्या मिलेगा, कौन कौन सा सामान मिलेगा? हाँ, माने यही चांदी तांबा वगैरह ही मिलेगा ना, कुछ कपड़े वगैरह मिलेंगे, और तो कुछ नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा उसको? यही मेटल, जो प्रेसियस मेटल्स होते थे, ये मिलता था। आज के डेट में बीच में जैसे जैसे आप अमीर होते गए तो पता चला कि पुराने जमाने में लोग चाय का जो बर्तन होता था, चाय का छानने वाला होता था, सब पीतल के होते थे। और पीतल वगैरह के साथ क्या है, कॉपर है, पीतल है, ये सबके साथ है, ये हार्ड बॉन्ड मेटल है। ये जो क्या होता है कि इनका जो बॉन्डिंग होता है बड़े स्ट्रॉन्ग होता है, कितना भी टेम्परेचर देंगे तो इसके एटम्स बर्तन से फ्री नहीं होंगे, आपके खाने में मिक्स नहीं होंगे, कोई ऑक्साइड नहीं बनाएंगे ये। जबकि आप वहीं पे जाएंगे इसमें, अब उसके बाद धीरे 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 अल्मुनियम आ गया। हम लोग याद है, मैं अपने जमाने में देखा हूं, मैं अपने बचपन में देखा हूं कि घर में अल्मुनियम का बर्तन इस्तेमाल नहीं होता था। अल्मुनियम का बर्तन अगर कुछ है तो वो किनारे रहता था। ठीक है, नॉनवेज वगैरह खाना कभी हुआ तो अल्मुनियम के बर्तन में लोग खाते थे, नहीं तो सब कुछ पीतल का था। चावल बनाने वाले से लेकर के सब, हर कोई गिलास वगैरह से लेकर के लोटा जो होता था, वो थाली होते थे, सब कुछ पीतल का था। आज के डेट में क्या हुआ, एक तो स्टील और दूसरा अल्मुनियम। आपका जो प्रेशर कुकर है वो किस चीज का है? एल्युमिनियम का है। अब तो सब बढ़ते बढ़ते सारा प्लास्टिक तक पे पहुंच गया, ये हाल हो गया। अमेरिका का ये हाल है कि प्लास्टिक पर पहुंच गया। जबकि कोई शादी वगैरह के लिए आए या कोई घर में आता था और उसको गलती से अगर आपने कोई प्लास्टिक उलिस्टिक का सामान दे दिया तो फिर वो लौटा के बारात वापस लेके चले जाएंगे। आप इतना हमको समझते हैं, प्लास्टिक में खाना खाया जाता है। ठीक है, तो ये हाल रहता था लोगों का। आप ये जो पत्ता वगैरह वाला खाना होता था, थाली होता था, उसमें दे दीजिए, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा। कहीं भी किसी भी सिस्टम में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता था। क्लियर है? तो सोच के देखो एक जमाना मन किस तरह से था। तो अभी के टाइम पे जाएंगे तो उस जमाने में घरों में बहुत कुछ होता ही नहीं था, बहुत कम चीज होते थे। अब आज के डेट में अगर चोर केवल आपके रूम में घुस जाए तो वो कई सारे सामान उठा लेगा, घड़ी उठा लेगा, चश्मा उठा लेगा, मोबाइल उठा लेगा, लैपटॉप उठा लेगा। ठीक है, और ना कुछ भी चश्मा बोले, मान लो कई 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 चश्मे के फ्रेम है, रेबन का कई चश्मा वगैरह है जो भाई 1-1 लाख का चश्मा है, चश्मा उठा के लेकर के हीरो बन के घूमेगा वो। आपका जो चश्मे का जो फ्रेम है, कई लोगों के चश्मे का फ्रेम है, वो फ्रेम 5-5 हजार 10-10 हजार का है। ग्लास उठा के फेंक देगा, अपना ग्लास उसमें लगवा लेगा। अरे समझ में? तो सोच के देखो, अपने कमरे में देखो कितने का सामान उसको मिल जाएगा। लेकिन वही चीज, ठीक है, और किसी के घर में जाए तो इतने सामान, आप अमेजन पे जाइए चाहे देखो, आपको देखो ना कितने तरह के सामान है। उस जमाने में बस सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल गुड्स होता था, जिसको कि खरीदने की जरूरत पड़ती थी, वो कपड़ा होता था। कपड़ा के अलावा कोई चीज खरीदने बेचने के लिए इन जनरल नहीं रहता था। गांव में आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट कपड़ा। आप इमेजिन करके देखो, और कुछ नहीं खरीदना है। तो उस जमाने में अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ से सब सामान मुर्शिदाबाद वगैरह से, जो भारत में कपड़े के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, वो यहाँ से उठा के ले जाते थे और उसको यूरोप में जाकर के कई गुना, जैसे वास्को डी गामा के बारे में आप जानते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत आया, ठीक है, तो उसके बाद जो सामान यहाँ से उठा के लेके यूरोप ले गया, उसको बेचा, तो उसको आने जाने का जितना खर्चा था उससे 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ था। 60 टाइम इंडियंस गुड्स इतने ज्यादा पॉपुलर थे। और यूट्यूब आप जाके कहीं पे सर्च करके देखेंगे, गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो देखेंगे कि इवन 1850 और 1800 ईस्वी वगैरह तक के वर्ल्ड का जो जीडीपी होता था, उसका मोर देन 80% इंडिया कंट्रीब्यूट करता था। क्योंकि इस कहा जाए कि इंडस्ट्रियल गुड्स के जमाने में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया खुद होता था। अदरवाइज ऐसी चीजें होती थी जिसका कि आप मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते। मोनेटाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो जीडीपी का भाग नहीं बनेगा। आपके घर में गाय है, गाय का दूध है, अगर दूध मोनेटाइज नहीं हो रहा है, बाजार में नहीं जा रहा है, तो फिर वो जीडीपी कम। तो इंडिया में बड़े पैमाने पे वर्ल्ड की जो वस्तुएं, जो जरूरत की चीजें थी, वो इंडिया में प्रोड्यूस होता था। वो धीरे धीरे देखेंगे कि जो जीडीपी है, वो जीडीपी जैसे इस तरीके से है, मेजोरिटी इंडिया दे रहा है, फिर धीरे 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 ऊपर उठते 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 ये 1.5-2% पर आ गया। अब फिर एक नया चैलेंज है कि किस तरह से ये जीडीपी में इंडिया का शेयर फिर से बढ़ रहा है। और उसके भी बहुत सारे बैरोमीटर टाइप का बना हुआ है कि कैसे जीडीपी में, वर्ल्ड के जीडीपी में चाइना, पहले अमेरिका का लंबा जो बार है, वो अमेरिकी बार काफी लंबा है, चाइना का बार छोटा है, इंडिया का बार उससे भी छोटा है। फिर धीरे धीरे ये बार छोटा हो रहा है, ये वाला बार चाइना वाला बड़ा हो रहा है, फिर इंडिया का बार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसका टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, कितने समय में चाइना का जो बार है, वो बार बड़ा हुआ, कितने समय में इंडिया का, रिलेटिवली इंडिया का जो बार है वो अन्य देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से, वर्ल्ड के जीडीपी में इंडिया का जो बार है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और एक दिन हमें नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, जिस तरह से इंडिया के लोग बेचैनी में हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इंडिया का जो जीडीपी होगा वर्ल्ड के जीडीपी में एक प्रमुख भागीदारी ले लेगा वो। क्योंकि इंडिया में तो इंडिया के साथ सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यहाँ के सारे लोग बेचैन हैं। तो बेचैनी का नाम ही क्या होता है? जीडीपी।
बेचैनी का नाम ही क्या है? बेचैनी का नाम ही तो जीडीपी है। बेचैन किस बात के लिए है? किसी का छीनने के लिए थोड़ी बेचैन है, कंट्रीब्यूट करने के लिए बेचैन है, चाहे श्रम के माध्यम से, चाहे माइंड के माध्यम से, चाहे किसी ना, चाहे सर्विसेज में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे इंडस्ट्री में, हर जगह कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। और उसी बेचैनी को बोलते हैं, उसी बेचैनी को क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो 140 करोड़ लोग अगर बेचैनी में रहेंगे तो जीडीपी तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें जाएंगे तो ये जैसे बैंकिंग डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर बैंक हो गया पीएनबी। ठीक है, तो पीएनबी में ये है पंजाब नेशनल बैंक के साथ कि ये फर्स्ट इंडियन बैंक, फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड विथ इंडियन कैपिटल है। ये भारतीय पूंजी से स्थापित देश का पहला बैंक कौन सा है? पीएनबी है। तो इसके आगे लिख लो, भारतीय पूंजी से स्थापित। अच्छा, ये बता रहे थे ना, एक उपनिवेशवाद वाला बता रहे थे, तो उसमें 1813 तक क्या था कि भारतीय वस्तुओं को अंग्रेजों ने यूरोप में बेच करके और उससे पैसा कमाया। ठीक है, कॉलोनियलिज्म का उद्देश्य ही था कि भाई जहां पे आप कॉलोनी बना रहे हैं उस कॉलोनी का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करिए, भाई यही मुख्य उद्देश्य था। तो उस क्रम में वो भारत के सामान को बेचते थे, भारत से खरीदते थे, यूरोप में जाके बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे। अब देखा उन्होंने कि अच्छा, ये इंडिया का सामान बेचने से अच्छा नहीं है, उनके पास कुछ पैसा हो गया जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल कैपिटल। भाई बिजनेस करने के लिए उनके पास इस प्रक्रिया से पैसा हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा ये इंडिया का सामान यूरोप लेके जाएं और लाके बेचें, वहां बेच कर पैसा कमाएं। इससे अच्छा ऐसा क्यों ना करें कि ब्रिटेन में ही सामान बना ले और ब्रिटेन के सामान को इंडिया में बेचें और इंडिया में बेच करके उससे फायदा कमाएं। और उस क्रम में आपने देखा होगा कि 1813 के बाद 1780 के बाद ही यूरोप में बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, मशीन से उत्पादन, जिसको कि आप औद्योगिक क्रांति 1.0 बोलते हैं। विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1780 में। और वो 1813 में आकर के 1813 में जब अंग्रेजों ने एक ऐसा नियम निकाला जिस नियम के तहत क्या होगा कि भाई ब्रिटेन से कोई सामान बाहर जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि वही सामान इंडिया से ब्रिटेन आएगा तो उसके ऊपर 400% टैक्स लगेगा। क्या बोलते हैं वो कि इंडिया से कोई ब्रिटेन के मैनचेस्टर में, लंकाशायर में जो कपड़े बन रहे हैं, अब मशीन से कपड़ा बन रहा है, तो इंडिया का कपड़ा हाथ से बना हुआ है। ठीक है, आप जानते, आप इसको इतिहास में पढ़ते भी हैं कि जिसको कहा जाता है कि भारत में औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया, भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग है उसका कैसे पतन हो गया। और उस पतन होने में कई कारण है भारत का, जैसे मुर्शिदाबाद है, ये जो इंडिया का हस्तशिल्प उद्योग था, ठीक है, वो तो वर्ल्ड फेमस होता था। एक अंगूठी, जो कि अंगूठी हमेशा अंगुली के साइज में बनता है, इस अंगूठी से 5 गज का सिल्क का साड़ी बाहर निकल जाएगा, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट होता था सिल्क। ठीक है, तो ये चीज भारत में इस लेवल का हैंडीक्राफ्ट था भारत में। अंग्रेजों ने क्या किया, इस हस्तशिल्प उद्योग को पूरी तरह से खत्म किया। खत्म करने का एक तरीका यह था कि भारत का ये सारा कपड़ा ब्रिटेन जाएगा तो उसके ऊपर 400% टैक्स लगेगा, और वही ब्रिटेन का मशीन का कपड़ा इंडिया आएगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत का जो कपड़ा है, ठीक है, वो हाथ से बना हुआ है, ब्रिटेन का जो कपड़ा है वो मशीन से बना हुआ है। स्वाभाविक रूप से मशीन का जो बना हुआ कपड़ा होगा उसकी क्वालिटी बेटर होगी, उसका प्राइस कम होगा, और ऊपर से सरकार अपने पक्ष में है, तो वो क्या करेंगे, अच्छे क्वालिटी का कम मूल्य का कपड़ा ब्रिटेन से भारत में बेचा जाएगा बिना किसी टैक्स के, तो वो कपड़ा भारतीय बाजार में छा जाएगा। और भारतीय कपड़ा जिसका क्वालिटी मशीन के क्वालिटी से खराब है और उसको प्राइस भी ज्यादा है और ऊपर से ब्रिटेन जा रहा है, तो 400% टैक्स लगा देंगे, तो वो कपड़ा अब ब्रिटेन नहीं जा पाएगा। तो आपका बाजार, अंग्रेजों ने क्या किया, आपका बाजार छीन लिया और अपना सामान अपने यहां लाने पर रोक लगा दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत अंग्रेजों का बाजार बन गया। यही सुनते हैं ना आप, भाई ब्रिटेन के सारे इंडस्ट्रियल गुड्स का इंडिया मार्केट बन गया, और इस तरह से ब्रिटेन के बने हुए सामान को भारत में बेच करके यहां पे अंग्रेजों ने पैसा कमाया। पहले फेज में भारतीय सामान को ब्रिटेन में बेच के पैसा कमा रहे हैं, दूसरे फेज में ब्रिटिश सामान को भारत में बेच के पैसा कमा रहे हैं, और तीसरे फेज में ये दोनों फेज से जो पैसा था अब पैसे से पैसा कमा रहे हैं। अब कई बार एक लेवल आएगा जब ये सामान बना के बेचने से फायदे के बदले अब इतना पूंजी हमारे पास हो जाएगा, मैं सेठ जी बन चुका हूं, अब मुझे कपड़ा का मिल चलाने की आवश्यकता, कपड़ा का मिल आप चलाइए और मुझसे क्या करिए, मुझसे पैसा लीजिए। इसको नहीं बोलते हैं सेठ। तो अब मैं सेठ बन चुका हूं दो फेज में। अंग्रेजों के माने ब्रिटेन में भारी संख्या में ऐसे लोग थे जो इंडिया के व्यापार या दूसरे भारत ब्रिटेन के अन्य जो उपनिवेश थे उनके साथ व्यापार करके उनके पास ढेर सारा पैसा हो गया था। अब उससे ज्यादा पैसा उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1860 के बाद कॉलोनियलिज्म का एक नया फेज आया, जिसमें तीसरा फेज, उसको वित्तीय उपनिवेशवाद बोलते हैं, फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, पैसे से पैसा कमाना। भारत में रेल लाइन बिछाना है, आप पैसा हमसे ले लो, ठीक है, आपको कोई भी काम करना है आप हमसे पैसा ले लो, जैसे नहीं कहा जाता है सेठ जिसको बोलते हैं। तो वही ये जो आपको दिखाई देता है, जो 1894 के पहले ये पीएनबी की जो स्थापना हुई है, उसके पहले भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या है, सेठों का, इंडिविजुअल का है। वो आया समझ में? मैंने शुरू में भारत में कौन सा जो बैंक भारत में है वो कौन है, सेठों का बैंक है।
उसके बाद 1881 में फर्स्ट बैंक स्थापित हुआ, जिसमें एक सेठ के बदले कई सेठ मिला करके